आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा है। एक ऐसा राज जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के वो कौन से हिस्से हैं जो दरअसल देश की कहानी लिख रहे हैं। और ये जो कहानी है ना, इसकी शुरुआत होती है एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली से। एक ऐसी पहेली जो भारत के विकास की पूरी तस्वीर को आप कह सकते हैं एकदम अलग नजरिए से दिखाती है। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ वो सेक्टर है जहां से देश का सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, यानी कि सर्विस सेक्टर। और दूसरी तरफ वो सेक्टर है जहां देश के सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर। मतलब पैसा कहीं और से आ रहा है और ज्यादातर लोग काम कहीं और कर रहे हैं। ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? आखिर क्या है इस पहेली के पीछे? चलिए आज इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी इकोनॉमी बनती कैसे है। मतलब उसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। इसे हम इकोनॉमी की नींव भी कह सकते हैं। ये वो सेक्टर है जहां हर चीज सीधे सीधे नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती चीजों से जुड़ी होती है। जैसे मान लीजिए खेती करना या फिर जमीन से माइनिंग करके कोयला निकालना। ये सब प्राइमरी सेक्टर का ही हिस्सा है। अच्छा, अब जो कपास खेत में उगी थी उसका क्या हुआ? जब उसे फैक्ट्री में ले जाकर उससे कपड़ा बनाया जाता है तो हम आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर कच्चे माल को यानी रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग के जरिए एक नई चीज में बदल दिया जाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनना या फिर मिट्टी से ईंटें बनाना। और फिर आता है तीसरा और आखिरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। अब ये सेक्टर ना कोई सामान नहीं बनाता, ये सर्विसेज देता है। ये एक तरह से वो अदृश्य धागा है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को आपस में जोड़ता है और उन्हें चलने में मदद करता है, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट या फिर आईटी सर्विसेज। तो अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें, प्राइमरी सेक्टर मतलब वो जहां से कच्चा माल मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब जहां उस कच्चे माल से चीजें बनती हैं। और टर्शियरी सेक्टर, वो इन दोनों को सपोर्ट करने वाली सर्विसेज देता है। सिंपल। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये तीन सेक्टर्स क्या हैं, पर सवाल ये है कि हम ये कैसे मापते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना बड़ा है या पूरी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इसका जवाब है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब है एक साल के अंदर देश में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनी, उनकी टोटल वैल्यू। अब यहाँ पर ये जो फाइनल शब्द है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पर क्यों? मतलब एक चीज को बनाने में तो कई सारी चीजें लगती हैं। तो हम ये कैसे पक्का करें कि किसी एक चीज की कीमत बार बार हर स्टेप पर न गिनी जाए, जिसे डबल काउंटिंग कहते हैं, उससे कैसे बचा जाए? चलिए इसे एक बिस्किट के सफर से समझते हैं। सबसे पहले किसान ने गेहूं बेचा आटा मिल को, फिर आटा मिल ने आटा बेचा बिस्किट कंपनी को, और आखिर में कंपनी ने बिस्किट बनाकर बेचा हम जैसे कस्टमर्स को। अब अगर हम जीडीपी में गेहूं, आटा और बिस्किट तीनों की कीमत जोड़ दें तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। एक ही चीज की वैल्यू बार बार काउंट हो जाएगी। इसीलिए जीडीपी में सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट यानी जो बिस्किट बनकर हमारे पास आया, बस उसी की कीमत जोड़ी जाती है, क्योंकि उस बिस्किट की कीमत में गेहूं और आटे की कीमत पहले से ही शामिल है ना? सिंपल। ओके, तो अब जब हम जीडीपी जैसी बेसिक बातें समझ चुके हैं तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत की आर्थिक कहानी कैसे पूरी तरह बदल गई। अगर हम बात करें 1973-74 की, तो उस वक्त तस्वीर कुछ ऐसी थी। प्राइमरी सेक्टर यानी खेती और उससे जुड़ी चीजें इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा था। ज्यादातर पैसा यहीं से आता था। अब चलिए यहाँ से सीधा 40 साल आगे आते हैं, 2013-14 में, और देखिए तस्वीर एकदम पलट चुकी है। अब टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। मतलब इसने प्राइमरी सेक्टर को पीछे छोड़ दिया। ये एक जबरदस्त बदलाव था। जैसे कि हमारे सोर्स में भी बताया गया है, इन 40 सालों में टर्शियरी सेक्टर भारत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग सेक्टर बनकर उभरा और उसने प्राइमरी सेक्टर की जगह ले ली। यहाँ तक तो कहानी बड़ी सीधी लग रही है ना? लेकिन असली पहेली तो अब शुरू होती है। जीडीपी में तो सर्विस सेक्टर आगे निकल गया, पर क्या नौकरियों के मामले में भी ऐसा ही हुआ? चलिए पता करते हैं।
1977-78 के आसपास तस्वीर बिल्कुल साफ थी। ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते थे, और क्योंकि उस वक्त जीडीपी में भी प्राइमरी सेक्टर का ही दबदबा था, तो ये बात बिल्कुल लॉजिकल लगती थी। लेकिन अब देखिए 2017-18 का डेटा, और यहीं पर वो पहेली और भी उलझ जाती है। जीडीपी की कहानी तो पूरी तरह बदल गई, लेकिन नौकरियों की कहानी वो ज्यादा नहीं बदली। आज भी हमारे देश की लगभग आधी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में ही लगी हुई है। तो वही बात फिर से सामने आ गई, पैसा कहीं और लोग कहीं और। और ये जो आंकड़ा है, ये इस फर्क को और भी साफ कर देता है। सोचिए, सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन तो 14 गुना बढ़ गया, लेकिन उसमें नौकरियां सिर्फ 5 गुना बढ़ी। मतलब ग्रोथ तो हुई, पर उतनी नौकरियां पैदा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट का जो कनेक्शन था, वो कहीं टूट गया। तो सवाल फिर वही है, आखिर इतने सारे लोग अब भी एग्रीकल्चर में क्यों हैं, जब वहां जीडीपी का इतना छोटा हिस्सा ही पैदा हो रहा है? इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे हम हिडन वर्कफोर्स कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग काम करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन असल में उनकी जरूरत से ज्यादा लोग एक ही काम में लगे हैं, इसलिए हर कोई अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा। इसे लक्ष्मी के परिवार के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा खेत है, जिस पर एक ही परिवार के 5 लोग काम करते हैं। वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, पर असल में उस खेत पर ठीक से काम करने के लिए सिर्फ 3 लोगों की ही जरूरत है। तो बाकी के जो 2 लोग हैं, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हुए। मतलब अगर वो 2 लोग खेत से हटकर कोई और काम करने लगे, तो भी खेत के प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो काम करते तो दिख रहे हैं, पर उनकी प्रोडक्टिविटी असल में 0 है। और ये सिर्फ लक्ष्मी के परिवार की कहानी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की कहानी है। जरा सोचिए, हमारे देश की 50% से ज्यादा वर्कफोर्स मिलकर जीडीपी का सिर्फ छठा हिस्सा पैदा कर रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देश के आधे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन देश की कमाई में उनका हिस्सा बहुत ही कम है। इसका मतलब साफ है, हमारे पास एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, जिसकी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो भारत की ये आर्थिक कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे एक इकोनॉमी मॉडर्न होती है, आगे बढ़ती है, तो सबसे बड़ा खतरा किसका होता है? कौन है वो लोग जो इस तरक्की की दौड़ में पीछे छूट सकते हैं?